डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि नीट के पेपर से लिए गए हैं और होपफुली आप इसे जो है वो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि माइक्रोप्लाज्म जो है ये पास हो सकता है 1 माइक्रोन फिल्टर साइज से, मतलब कि कोई फिल्टर है, ठीक है, और इससे जो है वो सेपरेट नहीं कर सकता क्योंकि उसके थ्रू पास हो सकता है। स्टेटमेंट दूसरी कहती है कि माइक्रोप्लाज्म बैक्टीरिया है विद सेल वॉल। अब देखिए, आपने माइक्रोप्लाज्म के बारे में पढ़ा होगा प्रोकैरियोट्स में, तो वहां देखा होगा कि माइक्रोप्लाज्म ऑल्दो एक बैक्टीरिया तो है बट उसमें सेल वॉल नहीं होती। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, मतलब इनकरेक्ट है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो देखिए इसमें से पहली स्टेटमेंट कहता है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ये तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरा कहता है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट सेकंड जो है इनकरेक्ट है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर यही है। तीसरा देखते हैं, कहता है कि पहला इनकरेक्ट है बट दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत है। चौथा कहता है कि पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट दोनों ठीक है, इसका मतलब ये भी आंसर गलत है। तो इसका आंसर क्या है कि पहली स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन 11th क्लास से फिर से लिया गया है। ये क्या कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि गलत है, इनकरेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट हमेशा हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, देखते नहीं कि पूछा क्या गया है, करेक्ट वाला या इनकरेक्ट वाला, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। तो सबसे पहले ये लिया गया है मियोसिस से, ठीक। तो आप ध्यान से देखिए, ये कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एस फेज में होती है इन मियोसिस सेकंड, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, और जो रिकम्बिनेशन होती है वो मियोसिस 1 में होती है। थर्ड जो है वो कहता है कि 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं मियोसिस सेकंड के बाद, और लास्ट वाला कहता है कि भाई मियोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं, एक को बोलते हैं मियोसिस 1 और एक को बोलते हैं मियोसिस 2। सुपरफिशियली देखा जाए तो हमें लगता है कि ये चारों करेक्ट है, लेकिन क्लियरली अगर एनालाइज किए जाए तो सबसे नंबर 1 पे देखिए कि ये कह रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन होती है एस फेज में, वो तो ठीक है, लेकिन आप मियोसिस सेकंड, अगर आपने मियोसिस पढ़ा है तो आपको पता है कि बच्चे मियोसिस 1 से पहले डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है, मियोसिस 1 के बाद कोई इंटरफेस नहीं आती, वो डायरेक्टली मियोसिस सेकंड शुरू हो जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट वन वाला, ठीक है। ऑब्वियसली आपको मेरी बात समझ आ जानी चाहिए कि बच्चे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये तो होती है इंटरफेस के बाद, ठीक है। तो आपने माइटोसिस भी पढ़ा, आपने मियोसिस भी पढ़ा, तो दोनों केस में देखो सेल की डिवीजन तब होती है जब वो इंटरफेस से गुजरता है, तो इंटरफेस में ही आती है G1S और G2 फेज। तो मियोसिस 1 से पहले तो इंटरफेस होती है, लेकिन मियोसिस सेकंड के बाद इंटरफेस, मियोसिस 1 के बाद इंटरफेस नहीं होती है, ठीक। देन अगला हम देखते हैं, अब यहां पे स्टेटमेंट 1 क्या आती है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून में क्या होता है, यहां हमारी बॉडी के जो सेल हैं, आपको पता है कि जो WBC सेल हैं, ठीक है, चाहे वो बी लिम्फोसाइड है, चाहे टी लिम्फोसाइड है, या मास सेल है, वटेवर सेल जो हमारी इम्यूनिटी बनाते हैं, तो जनरली ये क्या करते हैं कि जो फॉरेन कोई ऑब्जेक्ट आता है, डेट इज पैरासाइट वगैरह आता है या कुछ भी, तो उनको ये अटैक करके खत्म करते हैं, ठीक है, बिकॉज इनको पता है कौन सा सेल्फ है कौन सा नॉन सेल्फ। लेकिन ऑटोइम्यून में क्या होता है कि हमारी बॉडी के वो वाले सेल जो फॉरेन सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं कि वो हमारी बॉडी के नहीं है, उनमें कुछ गलत हो जाता है, तो हमारी बॉडी के खुद के सेल को ही वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। मींस हमारी बॉडी के सेल अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई फॉरेन सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी को नहीं प्रोटेन करते। उस डिजीज को ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। तो ये कहता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है कंडीशन है वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज करते हैं इट्स ओन सेल एज फॉरेन बॉडी। तो वो तो ठीक है कि जैसे मैंने कहा कि ऑटो इम्यून में क्या होता है कि हमारे सेल रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो बॉडी के डिफरेंट सेल्स हैं उसी बॉडी के, तो उनको कंसिडर करके चलते हैं कि ये हमें बिलोंग नहीं करते।
स्टेटमेंट 2 कहता है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है कंडीशन है वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट है उसका कोई लेना देना नहीं फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि भाई ऑटोइम्यून से कंसर्निंग है, दूसरी स्टेटमेंट का ऑटोइम्यून से कोई लेना देना है नहीं। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा कि वो वाला जिसमें दिखाया हो कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट ठीक, सेकंड स्टेटमेंट गलत। तो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं अगर आप ध्यान से देखिएगा, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, वो इसका आंसर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जीन थेरेपी जो है ये हमने पढ़ा भी है क्लास में। तो इसमें एडिनोसाइन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी के केस में सबसे पहले देखा गया था, और पेशेंट में क्या होता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट को डाला जाता है। वो क्यों डाला जाता है? वो इसलिए कि जो रिट्रोवायरल वेक्टर होता है वो जो है उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है लिम्फोसाइट सेल्स में। अब रिट्रोवायरल वेक्टर का क्या मतलब ये कि इसमें हम लोग एक ऐसा वायरस को यूज करते हैं जो सी डीएनए मतलब कंप्लीमेंट्री डीएनए आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है और वो वाले जीन को इंसर्ट कराने में हेल्प करता है। तो इसमें हम डायरेक्टली जीन को काट के डायरेक्टली दूसरा जीन नहीं डालते हैं, इसमें हम रिट्रोवायरस को यूज करते हैं। ठीक, तो मतलब जो आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन है डेट इज करेक्ट। ठीक है, तो समझ आ गया होगा कि जो क्वेश्चन है वो क्लियरली बता रहा है कि एडिनोसाइन डीअमाइनेज की डेफिशिएंसी है वो तो ठीक है, और पीरियडिकली क्यों बार बार लिम्फोसाइट को डाला जाता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके, वो इसलिए क्योंकि रिट्रोवेक्टर इज इंट्रोड्यूस इनटू दीज लिम्फोसाइट्स। राइट, अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो काफी इजी क्वेश्चन है, ये आराम से आप मैच कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में लिस्ट 1 देखिए ग्लाइकोजन, ग्लोबुलिन, स्टीराइड, थ्रोम्बिन, और राइट साइड में देखिए जिसके साथ मैच करना है। तो ग्लाइकोजन क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं एक्सेस ऑफ शुगर ब्लड से निकल के लीवर या टिश्यू में मसल में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना, तो वो स्टोरेज प्रोडक्ट है। ग्लोबुलिन क्या होता है? तो अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन या अल्फा बीटा गामा, ये सारे क्या है? एंटीबॉडीज होते हैं। और स्टीराइड्स हमने एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ा था कि स्टीराइड्स के हार्मोन भी होते हैं जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो क्या करता है, हमने पहले जो ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ा था कि थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिनोजन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया करता है थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन एक्ट एज ए एंजाइम। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट आप इनको मैच कर सकते हो, आपको आंसर दिख जाएगा। शॉर्ट क्या आंसर होगा? जो ए के साथ फोर्थ वाला है, बी के साथ थर्ड वाला है, सी के साथ फर्स्ट वाला है एंड डी के साथ जो है मतलब थ्रोम्बिन के साथ जो है वो सेकंड वाला आएगा, डेट इज बायोकैटलिस्ट जो कि एंजाइम होता है। तो होपफुली जो हमने अभी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है इससे आपको ये चीज पता चलनी चाहिए भी कि ये अलग अलग यूनिट से लिए गए क्वेश्चन है जिनको एक क्वेश्चन बना के पेश किया गया है। अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है जो सामने दिख रहा है कि कौन सा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते, ये तो सच बात है। प्रोकैरियोट में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें लिपिड सिंथेसिस होती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है क्या होता है राइबोसोम अटैच होते हैं। तो आप चारों स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे तो पहली, तीसरी और चौथी ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है तो प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में बचे मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेलिस तो होते ही नहीं, तो इट मींस ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला देखिए ये लिखा हुआ है विच आर द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिबल कॉलम। तो वर्टिबल कॉलम के बीच में जो है वो क्या होगा? तो वो नेचुरली बात है, मुझे लगता है मोस्टली आपको पता होगा वो कार्टिलेज होती है, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जब किसी को चोट लग जाती है तो कहते हैं कार्टिलेज वहां से खिसक गई है ना। और आप ध्यान से देखेंगे एरियल टिश्यू तो हो नहीं सकता, स्मूथ मसल तो होगा नहीं, ठीक है। और इंटरकैलेटेड जो डिस्क है नेचुरली बात है 100% इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। फिर आता है विच आर द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय
सेक्रेशन फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड, कि सैलिवरी ग्लैंड इनमें से कौन सा काम नहीं करता। तो डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो वो शुरू कर ही देता है मुंह में, लुब्रिकेट भी करता है, आपके मुंह में सलाइवा रहता है तो वो गीलापन रखता है, लुब्रिकेट करता है, कंट्रोल भी करता है बैक्टीरिया पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है हमारे जो सलाइवा में। लेकिन डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड जो है वो नहीं होता माउथ में, क्योंकि वो माल्टेज, आइसोमाल्टेज वगैरह जो एंजाइम है वो माउथ में नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो आपका थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो इसका आंसर आएगा। अब बच्चे देखो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। आप नाम पढ़ के ही देख सकते हो, एडिपोज टिश्यू मतलब जहां फैट स्टोर होता है वो तो कनेक्टिव टिश्यू है ही है। कार्टिलेज डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा था, कार्टिलेज और बोन्स आती है। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन जो बच गया वो क्या है, न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया के टॉपिक को हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में, है ना, न्यूरल टिश्यू, तो वो टिश्यू ही अलग है। तो नेचुरली बात है कि ये आपका जो है आंसर आएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो वाला होता है जो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है और उस सीक्वेंस को पैलियोड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था पैलियोड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, जो सीधी पढ़ो या रिवर्स ऑर्डर में पढ़ो सेम होती है, मतलब मैडम MADAM आगे से पढ़िए या रिवर्स पढ़िए सेम है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फिर दूसरी, रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस कट द DNA स्टैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलियोड्रोमिक साइट। तो पैलियोड्रोमिक साइट के सेंटर से थोड़ा सा दूर जाके ये कट लगाता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। और ऑब्वियसली बात है आप वो वाला आंसर देखेंगे जिसमें ये लिखा गया हो कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और वो है फोर्थ वाली स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। इसके लिए आप फिर से जो मैंने टॉपिक डाला हुआ था एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, आप वहां जाके क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक, तो होपफुली ये वाले क्वेश्चन को आप वहां भी क्लियर कर लोगे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े ज़्यादा इजी हैं, सिंपली पढ़ के भी पता चल जाएगा कि इसके आंसर क्या होने चाहिए थे। अब क्वेश्चन है, डिट्राइटिवोरस जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं डिट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमिफिकेशन, डिकम्पोजिशन एंड कैटाबोलिज्म। तो बच्चे ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से 4th यूनिट है आपका जो बॉटनी का, वहां से लिया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिट्राइटिवोरस वो वाले ऑर्गेनिज्म जो डेड एनिमल या प्लांट हो उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको डिके करते हैं, उनको हम डिट्राइटिवोरस कहते हैं। और डिट्राइटस होता है वो जो एनिमल या प्लांट जो सड़ गल रहा है उसे डिट्राइटस कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरली बात है जैसे मैंने अभी बोला किस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, डिकम्पोजिशन, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है छोटे छोटे टुकड़े होना, ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमन बनता है, और कैटाबोलिज्म में क्या किया जाता है, मैंने बोला था इट इज ए टाइप ऑफ व्हाट, किसकी टाइप है ये कैटाबोलिज्म की, एक एनाबोलिज्म पढ़ा था आपने, एक कैटाबोलिज्म पढ़ा था। सो दे कम अंडर द प्रोसेस ऑफ मेटाबोलिज्म, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, डिकम्पोजिशन। फिर आता है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। कि नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो लागू होती है बट oogenesis के लिए लागू नहीं होती है। पहला, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, ये तो दोनों को भी ठीक है। दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ म्योसिस। तो देखिए अगर आपने स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis पढ़ी है, आपने देखा होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में तो जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस होता है। ठीक है, तो मतलब जो आपने हैप्लॉइड सेल बना था वो डिफरेंशिएट होकर स्पर्म बनाता है। लेकिन oogenesis में स्पेशल कोई पैराग्राफ नहीं पढ़ा जहां पे पर्टिकुलर ओवम बनने जा रहा है। तो बी वाला एक पार्ट हो गया। म्योसिस अकर कॉन्टिन्यूसली इन ए माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। तो कहता है कि जो म्योसिस है लगातार होती रहती है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म लगातार बनते रहते हैं, लेकिन oogenesis प्रोसेस लगातार नहीं होती। देन सी पार्ट भी जो है ये भी आएगा, इट इज कंट्रोल बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है।
इट इज़ इनिशिएटेड एट पुबर्टी। तो देखिए ये भी जो है आपका पिन पॉइंट हो जाता है। तो बी, सी और ई में जैसे आपको पता है कि लड़कों में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पुबर्टी के बाद होती है, लेकिन लड़कियों में oogenesis की प्रोसेस जो है इवन जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी शुरू हो जाती है, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज, फीटस स्टेज में ही वो शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर होगा बी, सी एंड ई वाला, डेट इज ये जो थर्ड, जिसमें ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो होपफुली आप जो मैंने बोला से ध्यान से सुनना कि मैंने क्या कहा और क्यों बी, सी, ई ऑप्शन उसका बना। देन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमीनोस्प्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन। ये तो बड़ा आसान सा है। साइक्लोस्पोरिन ए कौन प्रोड्यूस करता है? ये है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, यही वो है जो कि ये साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है। अब देखिए ये बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होता है? मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपका ये जो नेजल चैम्बर है या ट्रैकिया वगैरह, तो इनमें से कौन सा फंक्शन ये प्ले जो है वो नहीं करते? इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, नेचुरली बात है, जो हम एयर को लेते हैं उससे ह्यूमिडिफाइड किया जाता है इन द नेजल चैम्बर, ये तो ठीक है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी टेम्परेचर, ये भी नाक में किया जाता है, ठीक। देन प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि ये वो सरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से इसके पास आता है। भाई ये चीज गलत है, क्योंकि वो होता है लंग्स के एल्वुलाई में, है ना। एल्वुलाई में ही वो जगह है जहां पे लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आती है। इट क्लियर इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, तो ये भी ऑप्शन नाक परफॉर्म करता है। नाक में हेयर होते हैं हमारे जो नॉस्ट्रिल वाले हिस्से में, जो कि फिल्टर करता है। तो जो काम नहीं करता वो होता ऑप्शन नंबर 3, ठीक, क्योंकि ये जो थर्ड फंक्शन है दैट इज परफॉर्म बाय द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स रादर देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो बच्चे ये चीजों को देखो, इस क्वेश्चन में देख के ये पता चल रहा है कि आपको नॉलेज होने की जरूरत है, आपको आता होगा, लेकिन उसे ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा, ध्यान से सोचा होगा, तो ही आप इसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। बच्चे ये फिर से 11th का क्वेश्चन है। जब हम कॉर्डेट्स पढ़ रहे थे तो कॉर्डेट्स में मैंने बताया था कि सबसे पहले आता है प्रोटोकॉर्डेट्स, फिर आता है कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक जो थे बेहद इंपॉर्टेंट थे। वो था प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फ्रेंजियल गिल स्लिट, और थर्ड जो था प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और वर्टिबल कॉलम। ये जो वर्ड था नोटोकॉर्ड और वर्टिबल कॉलम, यहीं पे मैंने बोला था कि भाई कॉर्डेट सिर्फ वही नहीं होते जिनमें वर्टिबल कॉलम होती है, वो भी होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड होती है। तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि पहली असर्शन कहती है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। तो यहीं से पता चल जाता है कि ये रियलिटी में ठीक है, क्योंकि सारे वर्टिब्रेट तो कॉर्डेट्स में आते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स हों और वो वर्टिब्रेट ही हो जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ कॉर्डेट्स ऐसे भी है जिनमें वर्टिबल कॉलम नहीं है बट नोटोकॉर्ड होती है। फिर कहता है कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रे। तो कहता है कि भाई नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है एडल्ट वर्टिब्रेट में, तो ये भी ठीक है। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट आप आंसर चूज कीजिए एप्रोप्रिएट जो नीचे दिए गए हैं। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर आता है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ये तो गलत है क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, ये भी नहीं हो सकता। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो यही बेटर है, क्योंकि जो ए है स्टेटमेंट उसका आंसर देती है आर वाली स्टेटमेंट, राइट। तो ये वैलिड है और आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वही आप चूज करेंगे, ठीक है बच्चे।